हर हर महादेव सबको। वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 10 तक। आज हम सारे ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 9 के एनसीईआरटी के खत्म कर देंगे इस वीडियो में। वीडियो पे आ गए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कोशिश करना कि आप इसको कॉपी पेन लेके साथ में सोल्व करते रहो। अब आप इसको लास्ट तक देखोगे तो ये मेरी गारंटी है, आप बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे चैप्टर जो आपको नहीं आते आप ट्राइडेंट एकेडमी पे जरूर सर्च करोगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। बस इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको पता लगता रहेगा, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आते रहेंगे, आपको मजा आने लग जाएगा पढ़ने, मतलब पढ़ते हुए आपको मजा आएगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आएगा और आप बहुत सारे चैप्टर्स जो आपको नहीं आते वो सारे के सारे आप कोशिश करोगे कि मेरे को इस चैनल पे मिल जाए। ठीक है, आप बाकी भी चैनल सर्च करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, जो भी आपका दोस्त 10th में पढ़ रहा है उस तक पहुंचा दो वीडियो, ताकि उसके भी काम आए, वो भी बेचारा पास हो जाए। ठीक है, तो ये आपका काम है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 6 to 10। चलो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, ध्यान से समझना, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे सारे। अब एक ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अब दो ट्रायंगल या कुछ हाइट वाइट देके क्वेश्चंस वो पूछेगा हमसे। चलो समझते हैं क्या कहता है। कह रहा है 1.5 टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो पहले बिल्डिंग बना लो, ये बिल्डिंग आपकी 30 मीटर की। ठीक है, अब ध्यान से समझना, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, और जो लड़का है ना वो भी 1.5 मीटर का है। कितने मीटर का है? 1.5 मीटर का। ऐसे लड़का खड़ा है। ठीक है, 1.5 मीटर का ऐसे आपके पास एक लड़का बॉय दिया हुआ है उसमें जो 1.5 मीटर का है, और वो बिल्डिंग को देख रहा है 30 मीटर टॉल। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 to 60 मीटर। मतलब पहले उसका एंगल 30 डिग्री था और जैसे ही जैसे वो बिल्डिंग के पास जाता है, मान लो थोड़ी सी पास पहुंच गया, तो उसका एंगल कितने डिग्री बन गया? 60 डिग्री। जैसे हमने कल डिस्कस करा था, हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि जैसे ही हम किसी चीज के पास जाएंगे तो हमारा एंगल इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है ना, हमें पता है कि छोटा एंगल पीछे आता है और बड़ा एंगल आगे आता है। ये हमने बेसिक्स में कर लिया था। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी बेसिक्स वाली, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वो वीडियो देख के ही ये वीडियो देखना, मजा आएगा, आपको पता लगेगा कि हाँ 30 डिग्री 60 डिग्री आगे पीछे कैसे है, उसमें मैंने डीप में समझा रखा है। ठीक है ना, अगर आपको मतलब ऐसा है ना कि मेरे को पता नहीं लगता सर 30 पीछे आएगा 60 पीछे आएगा, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो छोटा एंगल है वो हमेशा पीछे रहता है और बड़ा एंगल हमेशा आगे रहता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी चीज को ऐसे 30 पे देख रहा हूँ, आगे बढ़ूंगा तो मेरी गर्दन और उठेगी, तो एंगल और बढ़ जाएगा मेरा। ठीक, चलो अब आपने क्या करना है? रिकंस्ट्रक्ट करना है डायग्राम को। कहता है सर ऐसा क्यों, रिकंस्ट्रक्ट क्यों करें हम उस डायग्राम को? चलो मैं समझा देता हूँ रिकंस्ट्रक्ट क्यों करेंगे। ठीक है, आप ये डायग्राम आपके पास है। ठीक, अब इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर एक चीज समझना, मैं 2.5 मीटर टॉल बॉय है। ठीक है, जब भी आपको इन क्वेश्चंस में ना कभी भी किसी की हाइट दे रखी होगी बंदे की कि 1.5 मीटर लंबा बंदा है, तो इसका मतलब वो 1.5 मीटर ऊपर से देख रहा है। उसका कहने का मतलब ये है, अगर वो 1.5 मीटर ऊपर से देख रहा है किसी चीज को, मान लो मैं बिल्डिंग को 1.5 मीटर ऊपर से देख रहा हूं। ठीक, अब मैं 1.5 मीटर ऊपर से देख रहा हूं तो मेरे देखने में फर्क नहीं आएगा। अगर मैं 1.5 मीटर बिल्कुल नीचे चला जाऊं, मैं 1.5 मीटर नीचे चला जाऊं, तो इसका मतलब बिल्डिंग का एंगल चेंज हो जाएगा, और एंगल चेंज हो नहीं सकता, ना 30 को छेड़ सकते ना 60 को छेड़ सकते। इसका मतलब बिल्डिंग को नीचे लाना पड़ेगा। समझ आया? तो 1.5 मीटर मैंने यहां से घटा दिया कि लड़के की हाइट लेनी ही नहीं है, तो इसका मतलब बिल्डिंग की हाइट पे भी तो फर्क पड़ेगा। बिल्डिंग की हाइट मान लो मैंने ले ली AB है, बिल्डिंग की हाइट अगर AB है तो AB कैसे निकलेगी सर? AB कैसे निकलेगी? तो AB क्या होगा? AB में से जो आपकी हाइट थी, पहले हाइट कितनी थी? 30 मीटर। 30 मीटर में से आप क्या माइनस कर दोगे? 1.5 मीटर, तो आपकी हाइट आ जाएगी 28.5। इसका मतलब जो इसकी हाइट है वो 28.5 है। समझ आया? दोबारा समझाता हूँ, देखो दोबारा देखो, सोचो। यहां पे वो कह रहा है कि 1.5 मीटर का लड़का है और वो किसी चीज को देख रहा है, तो 1.5 मीटर हाइट उसने इंक्लूड कर दी, तो करना क्या पड़ेगा? तो अब एक चीज सोचो, जैसे मान लो मैं इस चीज को ऐसे देख रहा हूं, सपोज करो ये हाथ है मेरा, ठीक है, ये बिल्डिंग है, इसको मैं ऐसे देख रहा हूं ऐसे, और मैं कह रहा हूं कि भाई मैं 1.5 मीटर ऊंचाई से देख रहा हूं, बल्कि मेरे को 1.5 मीटर नीचे देखना पड़ेगा, तो मैं हल्का सा ऐसे नीचे होऊंगा। तो अगर मैं हल्का सा ऐसे नीचे हुआ और बिल्डिंग को भी मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया ऐसे, सोचो अगर 1.5 मीटर मेरी हाइट थी, मैंने अपनी 1.5 मीटर हाइट घटा दी और मैंने बिल्डिंग की हाइट को भी 1.5 मीटर ही घटा दिया, तो एंगल में कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ? तो ये मतलब है मेरा समझाने का। ठीक है, तो हमारा एंगल चेंज नहीं होगी, ये 30 डिग्री रहेगा जब वो पीछे से देख रहा था, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो उसका एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 60 डिग्री। फर्क किस चीज का आया? सिर्फ फर्क इस चीज का आया कि जो पहले हमारी जो 1.5 मीटर उसने इंक्लूड कर रखी थी, हाइट समेत बता रखा था हमें कि हाइट को लेके वो ऐसे देख रहा है, उसमें फर्क पड़ेगा। मैंने कहा भाई इसकी टांगे काट दो लड़के की। क्यों? क्योंकि हमने सारा बेसिक्स में पढ़ा हुआ है कि ये तो हाइट इंक्लूड ही नहीं कर सकता। मतलब मैं सोफे पे चढ़ के किसी चीज को देख रहा हूं तो मेरा एंगल में फर्क आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन वो एंगल कह रहा है 30 और 60 रहेंगे, एंगल तो चेंज कर ही नहीं सकते हम। तो क्या चेंज कर सकते हैं? तो हम बिल्डिंग की हाइट को चेंज कर सकते हैं। हम कहेंगे कि भाई हमने अपनी टांगे भी काट दी, डन, अब बिल्डिंग की टांगे भी काटो।
बिल्डिंग को भी 1.5 मीटर नीचे लाओ। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग भी जब ऐसे 1.5 मीटर नीचे आएगी, देखो मेरा हाथ यहां से देखो, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। अब मैं बिल्डिंग ये है, सोचो अब मैं 1.5 मीटर नीचे गया और बिल्डिंग भी साथ साथ 1.5 मीटर नीचे ले आया, तो एंगल में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, एंगल तो सेम रहा। समझ आया? अगर बिल्डिंग भी नीचे आ गई और मैं भी 1.5 मीटर कट गया, तो कहने का मतलब है 1.5 मीटर का एक बंदा एक बोए खड़ा था, इसकी टांगे ही काट दी हमने, 1.5 मीटर इसको घटा ही दिया, बिल्कुल जीरो एंड लेवल पे ले आए, ठीक है। तो बिल्डिंग को भी उतनी लेवल पे थोड़ा नीचे ले आओ ताकि वो जो एंगल है उसमें कोई फर्क ही ना है। समझ आया? तो इसलिए हम यहाँ जब भी आपको हाइट दे रखी होगी, लड़का लड़की किसी की भी हाइट दे रखी होगी, उस हाइट को घटाना पड़ेगा इधर से। डन? क्योंकि हम ऐसे नहीं देख सकते, किसी ऊंचाई पर चढ़ के किसी चीज को नहीं दे सकते, क्योंकि हाइट इंक्लूड कर रखी है। अब एंगल हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि हमें 33 डिग्री की वैल्यू तो पता नहीं, 66 की तो पता नहीं, 30 और 60 की पता है। तो एंगल ना छेड़े तो क्या छेड़े, आप बिल्डिंग को छेड़ दो कि बिल्डिंग ऐसी थी तो थोड़ी थोड़ी नीचे आ गई, जैसे मैं नीचे आया तो बिल्डिंग भी तो थोड़ी नीचे आएगी ना मेरे हिसाब से, वैसे बिल्डिंग वहीं पे ही है, लेकिन अगर मैं 1.5 मीटर नीचे आया तो मेरा एंगल चेंज ना हो तो बिल्डिंग भी थोड़ी सी नीचे आए, मतलब अपने हिसाब से कर दूंगा मैं। बिल्डिंग की हाइट जितनी लड़के की या लड़की की हाइट दे रखी होगी, उतनी ही हाइट मैं बिल्डिंग में से क्या कर दूंगा, माइनस, खत्म। ठीक है? तो जब भी आपके पास ऐसा आएगा तो आपने ऐसे करना है। सर अब क्या करें? अब मेरी बात को ध्यान से समझो, सबने चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब ध्यान से समझना, ध्यान से। अब जब 2 ट्रायंगल आ जाते हैं ना, सर 2 ट्रायंगल कहाँ है, ये देखना भाई, एक ये ट्रायंगल है, इसका नाम दे दे डी, ठीक है। एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा तेरे को, और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। जब भी आपके पास 2 ट्रायंगल आएंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बचा ही नहीं, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। आप पूछोगे कैसे? तो वो ऐसे कि जब आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सोल्व करते थे, 2 इक्वेशनें बनती थी, या तो दोनों को आमने सामने रखते थे, वैल्यू निकल जाती थी, या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते थे, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते थे ना लीनियर इक्वेशन इन 3rd चैप्टर में। तो वही सेम काम करना है। सुनना ध्यान से, ट्रिक सुन लो, 2 ट्रायंगल्स की ट्रिक सुन लो। पहले 2 इक्वेशंस बनेगी हमेशा। कितनी इक्वेशंस बनेगी? 2 इक्वेशंस। और करना क्या होगा? सोल्व होने। सोल्व किसकी मदद से करना होगा? सब्स्टिट्यूशन लगाना है, लगाओ। एलिमिनेशन लगाना है, लगाओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, ठीक है। आमने सामने रखने लगा दो। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब जब 2 इक्वेशंस मतलब 2 ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो सिंपल सी बात है, पहले से एक इक्वेशन निकलेगी, दूसरे से दूसरी इक्वेशन निकलेगी, और दोनों को हमने क्या कर देना है? सोल्व। हमें 2 इक्वेशनों को सोल्व करना आता ही है। डन? चलो अब सुनो, कह रहा है 1.5 मीटर वाली हमारी वो प्रॉब्लम सोल्व होगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता लग गया, पहले 30 फिर 60। अगर नहीं भी बोलता तो भी हमें पता था पीछे छोटा आएगा और आगे बड़ा आएगा। As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building। मतलब आपको सीढ़ी निकालना है। समझ आया? कि ये डिस्टेंस निकालो जो वो यहां से चला है। ठीक, अब तो आपकी इच्छा है सीढ़ी को सीढ़ी ले लो। डीबी को मतलब कई बच्चे कई लोग क्या करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। तो आपने एक्स लेट करके करना है, एक्स लेट करके कर लो, ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। लो मैंने कहा लेट सी डी बी एक्स, सी डी को मैंने क्या मान लिया? एक्स, इसको मान लिया मैंने एक्स, और डीबी को मैंने क्या मान लिया? वाई। लेट डीबी बी वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। चलो अब ट्रायंगल उठाते हैं, सबसे पहले छोटे वाला। इन ट्रायंगल ए बी और ये रहा डी, ठीक है, छोटा ट्रायंगल उठा लो। सर बड़ा नहीं उठा सकते? उठा सकते हो, ए बी डी, ठीक है, मैंने ये उठाया सबसे पहले। अब आपको पता है, देखो ये दिया हुआ है और ये है, तो पी और बी इकट्ठा किस में आते हैं? tan में। तो आप लगाओगे tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। साफ साफ दिख रहा है, परपेंडिकुलर बेस का यूज हो रहा है और वो tan में ही आता है, ठीक है। परपेंडिकुलर, अब tan थीटा मतलब tan कौन सा हो जाएगा? अगला स्टेप मैं नीचे की बजाय यहाँ पे लिख रहा हूँ, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सबको पता है परपेंडिकुलर क्या है, 60 के सामने परपेंडिकुलर कितना है? ए बी। कितना है? ए बी। बेस कितना है देखना जरा, बेस है डी बी। आया समझ? अब देखो जरा ध्यान से, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना देखना जरा ध्यान से, ए बी है आपका 28.5, ठीक, और डीबी कितना? डीबी ये रहा डीबी, डीबी है आपका y। आ गया? अब सबको पता है tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y। y इधर चला गया और नीचे क्या ये आ गया 28.5 अपॉन √3। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। सर हमने y की तो निकालनी नहीं थी, हमने तो x की निकालनी थी। हाँ ठीक है भाई, तुमने x की निकालनी थी, ठीक है, लेकिन भाई तेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी निकल रहा है निकालो। समझो बात को, मतलब एक ट्रायंगल में आपके पास जो भी पॉसिबल है उसको निकाल लो, आगे हेल्प मिलेगी उसकी। समझते हैं कैसे? अब बड़ा ट्रायंगल उठाया हमने, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये देखो ध्यान से, बड़ा ट्रायंगल ध्यान से देखना। बड़ा ट्रायंगल, ये नीचे वाले को नहीं देखना, ये देखो ये वाला ट्रायंगल दिख गया बड़ा। अब सुनो, अब बड़ा ट्रायंगल हमें दिख गया, तो अब देखो क्या करना है। अब देखो इसमें कौन सा एंगल है? 30।
आ गया 30 के सामने। अब कई बच्चे इसको परपेंडिकुलर, भाई ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर जो सीधा खड़ा होता है, समझ रहे हो, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये ही परपेंडिकुलर है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सी होगी? ए बी। कौन सी होगी? ए बी। बेस कितना हो गया देखना जरा, बेस पूरा नहीं हो जाएगा, ये पूरा बेस नहीं है क्या, ध्यान से देखना, ये पूरा इस बड़े ट्रायंगल का बेस क्या है? सी बी। क्या है? सी बी। tan 30 की वैल्यू सबको पता है 1/√3। ए बी बताओ कितना है? ए बी है 28.5। आ गया समझ? अब सुनो ध्यान से, अब देखो, अब सीबी को क्या लिखें सर? सीबी को भाई साफ साफ दिख तो रहा है, सीबी का मतलब सीडी प्लस डीबी। ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्यों? क्योंकि आपने तो एक्स और वाई लेट कर रखे हैं। तो इसका मतलब पूरे सीबी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स, ये एक्स है और ये क्या है? वाई। तो सीबी को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। आ गया? अब सुनो, अब ये एक्स प्लस वाई उठ के इधर जाएगा, क्लियर, और ये उधर जाएगा 28.5√3। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। सर अब आपने कहा था दो इक्वेशनें बन जाएगी, आप तो हर बार कहते हो दो इक्वेशनें बन जाएगी, या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, है ना? तो देखो बन तो गई, पहली इक्वेशन ये रही, बन गई ना, और दूसरी इक्वेशन ये रही। बस दो ट्रायंगल, दो इक्वेशन, दोनों को सोल्व, खत्म क्वेश्चन। आ गया? दूसरी इक्वेशन बन गई। अब करना क्या है? पहली इक्वेशन को दूसरी में डाल दो, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो। अब करना क्या होगा? अब मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे मेरे को y की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? सब्स्टिट्यूट। लेकिन आप एक चीज सोच के देखो, ये √3 नीचे है, √3 ऊपर है, माइनस करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या कोई ऐसी चीज है जो बिना एलसीएम के हो जाए? हाँ है। देखो y को दोबारा लिख लो। कहने का मतलब है √3 नीचे आ रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ √3 नीचे ना आए, क्योंकि सीधा सीधा माइनस हो जाएगा तो बात बन जाएगी हमारी, है ना? तो 28.5 अपॉन √3 है ना, तो इसको ना तुम पहले एक काम करो, 10 लिख लो इसको, ठीक है? ये कटेगा आपका, ये कटेगा आपका 5 to 10, ये जाएगा 57/2। तो ये y बन जाएगा 57/2 बन गया, और यहाँ पे था √3। अब √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। ऐसा मैंने क्यों करा वो भी समझाता हूँ। 57√3 अपॉन क्या आ जाएगा? ये 3 2 जा, ये आ जाएगा अपना 2 अलग ही रखो और इसको रखो 3। आ गया? ऐसे रख दो। अब 3 से ये कट गया, ये किसे 3 बन जा, 3 और ये कटा 9, तो आ गया 19√3 अपॉन में 2। अब इसको पॉइंटों में मत लिखना, ठीक है? लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये हमारा आ जाएगा 18 9 9 इसको हम लिख सकते हैं 9 इसको हम लिख सकते हैं 9, इसे जाएगा आपका 16 17 9.5, ये आ जाएगा 9.5√3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? ये आ गया आपका 9.5√3। सर ये आपने इतना तामझाम क्यों करा, ये समझा सकते हो? हाँ भाई जरूर समझा सकते हैं। देखो 28.5√3 था अपॉन में, और यहाँ 28.5 साथ में √3 था। तो जब मैं माइनस करता ना इन दोनों को तो बहुत दिक्कत आती मेरे को। समझो दोबारा, अगर मैं इसमें से माइनस करता तो जैसे ऐसे होता 28.5√3 माइनस जो भी आता वहां से, जो भी इधर रखा था ऐसे रखा था 28.5 अपॉन √3। तो इसका एलसीएम लेना पड़ जाता। यार मैंने कहा एलसीएम क्यों लूं मैं? एलसीएम से तो बचना चाहिए। सर आपको कैसे पता कि आप एलसीएम से बच जाओगे यहाँ पे ऐसा करके? क्योंकि मैंने ना ये पढ़ लिया, मैंने पढ़ा 8 और 2 10 10 5 15, तो मतलब 3 से कट जाता है। तो 3 से कट जाता है तो मैंने √3 से ऊपर नीचे क्या करा दिया? मल्टीप्लाई। तो मुझे पता था 3 से तो ये कट ही जाएगा, तो मेरा आ गया 19√3 अपॉन 2 आ गया। अभी वैल्यू यहाँ डाल दो, बस खत्म। यहाँ पे x प्लस 9.5√3 इज इक्वल टू 28.5√3। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस 9.5√3। सर ऐसा क्यों करा भाई? डायरेक्ट कट गया ना, देखो डायरेक्ट आ गया √3 से √3 है ना, मतलब √3 वाला √3 वाले में से क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये देखो कितना आता है हमारा, ये लिखो 28.5 और ये रहा हमारा 9.5। इन दोनों को माइनस करना है बस, है ना? 0 और 18 में से 9 गए 9, ये बचा 19, तो ये बचा 19√3। अब कई बच्चों को ना इसमें काटने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। उनके लिए सोल्यूशन बता देता हूँ, सुनो दोबारा देखो मेरी बात को। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें? मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि 28.5 अपॉन रूट में था, अपॉन में था, और वहाँ उसके साथ लगा हुआ था, तो इसलिए मैंने रैशनलाइजेशन करा दी यहाँ पे। समझ आया? रैशनलाइजेशन करा के मेरे को पता लगा तो कट रहा है भाई सारा आपस में, ठीक है? यहाँ पे देख लो, जैसे सपोज करो तुम ऐसे करते भी ना, देखो ऐसे कर लेते 28.5 अपॉन √3 था, ठीक है? इसको ऐसे लिख सकते हो ना 57, ये 57/2 ही तो हो जाएगा, 28.5 डबल कर दो इसका, ठीक है? अब देखो इनटू √3 तो था ही यहाँ पे, है ना? तो सॉरी अपॉन √3 था, तो √3 और अपॉन √3 से मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 बन जाएगा और ये 3 इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 19/2
2√3 ऐसे आ जाएगा। कहने का मतलब है √3 साथ लग जाएगा उसके, और मेरे को चाहिए था कि बस वो साथ लग जाए किसी तरीके से, बस यही मेरे को चाहिए था। ठीक है, साथ क्यों लग जाए? क्योंकि सामने से माइनस करना बहुत ईजी हो जाएगा। चलो अभी एक और चीज़ सिखाता हूँ, किसी बच्चे अभी सिखाता हूँ कि दिक्कत क्या आती है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा आंसर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसने कवर करा, हमारे पास जो डिस्टेंस कवर किया उसने हमारे पास वो था 19√3। कितना था? CD कितना निकल गया? x का मतलब क्या है? आप इसके बराबर में लिख के आओगे पेपर में कि सर यहाँ पे जो x है उसका मतलब है CD। कितना है? CD कितना आ गया हमारा? 19√3। यही हमने निकालना था। ठीक है, अब जैसे 28.55√3 ऐसे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है सोल्व करते हुए। लो मैं समझाता हूँ, एक चीज ध्यान से समझना। देखो जरा, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 28√3 माइनस 20√3 ऐसे लिख दिया, अब कई बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ नहीं करना, इस √3 को ना दिमाग में लेट कर लो कि ये x है। ठीक है, तो देखो 28x माइनस 20x, अब 28 में से 28 गए तो कितना बचा? 8x, और x को क्या लेट किया था? √3, तो क्या बन गया? 8√3, अगर माइनस करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। एक एक क्वेश्चन को दो बार देखो, मजा आएगा पढ़ने में भी और सोल्व करने में भी अपने आप। ठीक है, तो एक बार तुमने करके ना क्वेश्चन दोबारा खुद सोल्व करने हैं, तब जाके बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक है, कभी सोच रहे हो कि हाँ वीडियो देख के ही बात बन जाएगी। 6th क्वेश्चन हो चुका है, तो हमारा 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब इस क्वेश्चन की ना लैंग्वेज ऐसी है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 20 मीटर ऊपर है या 20 मीटर नीचे है। दोबारा पढ़ो, क्या कहता है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो इसका मतलब आप ऐसे बना लिया करो पहले कि 20 मीटर हाई क्या है? बिल्डिंग। क्या है? बिल्डिंग। अच्छा, एक और हिंट देता हूं इसको, इसमें एक चीज याद रखना, जब भी आपके पास कहीं पे भी आपको इन क्वेश्चंस में 45 डिग्री देगा, कौन सा? 45, ये देखो जैसे दे रखा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, मतलब परपेंडिकुलर और बेस सेम हो जाती है। अभी दिखाता हूं कैसे। 20 मीटर हाई बिल्डिंग ऐसे डाल लिया करो एरो कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है भाई, ऐसे। ठीक है, अब तुम खुद सोचो कहां से देखोगे? यहां से तो देख नहीं सकते, या तो उधर से देखोगे, इधर से ट्रायंगल ही बनेगा। तो एक बंदा उसको देख रहा है ऐसे, ध्यान से देखना। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर क्या है? यहां पे लिख लिया करो टावर, यहां पे लिख लिया करो टावर की भाई साहब ये टावर है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60। कहने का मतलब है पहले वो क्या देखता है, अब इसने वो भी दे रखा होगा रिस्पेक्टिवली। ये देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ लो, मतलब रिस्पेक्टिवली का जैसे मैंने लिखा ना 1 and 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है 1 का रिलेशन है 3 के साथ और 2 का रिलेशन है 4 के साथ, ये मतलब होता है रिस्पेक्टिवली का। ठीक है, दोबारा देखो अब क्या कहता है, कह रहा है 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। तो पहला एंगल कौन सा है? 45, तो बॉटम का रिलेशन है 45 के साथ। मतलब आप इस बंदे ने बॉटम पे देखा, बॉटम किसके? टावर के बॉटम पे। ये टावर का बॉटम है, इसने देखा कितने डिग्री एंगल बनाया? 45 डिग्री। ठीक है, अगर पेपर में बाई चांस 45 डिग्री वाला क्वेश्चन आ गया तो समझ लेना मजे आ गए। ठीक, अब सुनो, उसके बाद वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, फिर दोबारा टॉप लेता है, और टॉप पे कौन सा एंगल देता है? अगला कौन सा है? 60 रिस्पेक्टिवली लिख रखा है, समझो बात को। तो कहने का मतलब है पूरा यहां से जब उसने सोचो ना, जैसे एंगल देखा 45, अब एंगल ऊपर देखेगा तो एंगल बड़ा बनेगा ना। सोचो जैसे उसने 45 देखा, ठीक, अभी हाथ इसको ऊपर ले जाओ, तो मैंने कहा अगर ऐसे देखूंगा तो एंगल बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। तो ये नीचे तो 45 होगा, ठीक है, और बड़ा कौन सा हो जाएगा? 60 डिग्री। ये याद रखना है आपने पेपर में कि जो नीचे वाला, यार खुद सोचो ना यार, नीचे देखोगे 45 है, अगर तुम ऐसे ऊपर देखोगे तो एंगल बढ़ेगा, तो नीचे वाला 45 होगा और ऊपर वाला 60 होगा। चाहे उसने बोल भी ना रखो तब भी हमें पता होना चाहिए। चलो अब सुनो, अब नाम दे दो इसका ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी और इसका नाम दे दो डी। अब करना क्या है सर? सबको पता है कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं सबको? यहाँ 90 डिग्री लगाओ भाई, क्योंकि वर्टिकल टावर है तो 90 ऐसे स्ट्रेट ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा होगा तो इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा ग्राउंड के साथ। सर अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो क्या कहता है? अब वो कहता है पहले मेरे को ये बताओ सर कि 45 डिग्री 60 डिग्री तो ठीक है, हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो जो भी चीज आपने निकालनी होती है उसको कर लो लेट। मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। लेट द हाइट ऑफ टावर कितनी मान ली मैंने? x, मतलब एडी को मैंने कितना मान लिया? x। ठीक, ट्रायंगल दो दिख रहे होंगे सबको, एक ट्रायंगल तो ये दिख रहा है सबको। नहीं सर मेरे को दिख नहीं रहा, ठीक है भाई कोई बात नहीं, दिखा देते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है सबको, एक ट्रायंगल ये दिख रहा। अब दूसरा तो दिख गया होगा, ये बड़े वाला, इसको निगलेक्ट कर दो ध्यान से, मतलब इसको हटा दे दिमाग में से, तो ये देख पूरा बड़े वाला दिख रहा होगा। नहीं सर मेरे को नहीं दिख रहा, चलो दोबारा दिखाएंगे। चलो अब देखो, अब चलते हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में चलते हैं? हम चलते हैं
बी डीबीसी, कौन से ट्रायंगल में, डी बी और सी, डीबीसी ट्रायंगल में चलते हैं। ठीक, क्या कहता है, अब देखो मैंने आपको बार बार बता रखा है tan ही देगा वो आपको हमेशा। ठीक है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर थीटा आएगा यहाँ पे, तो हाँ भाई पहले स्टेप में तो थीटा ही लिखते हैं, तो पेपर में पहले थीटा ही लिखियो। ठीक है, मेरे को डायरेक्ट क्या देता है तो इसलिए लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सुनो, थीटा कितना है सर छोटे वाले का, छोटे वाले का थीटा, अब कंफ्यूज मत हो जाना, छोटे वाले का थीटा 45 है। ठीक है, तो tan 45, परपेंडिकुलर कितना है छोटे वाले ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सामने वाला, कहां तक, सिर्फ यहां तक, ये कितना है 20 मीटर, तो ये कितना है, ये है db, ये कितना है db, बेस दिख रहा है सबको, बेस कितना है cb आ गया। अब tan 45 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, अभी लिखेंगे, है ना। अब db देखो पहले कितना है, db है 20, कितना है 20। अब cb कितना है सर, पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा cb, तो tan 45 1 होता है। अच्छा सर इसीलिए कह रहे थे कि 45 वाला क्वेश्चन आसान हो जाता है, हाँ, क्योंकि जो वैल्यू इसकी होती है ना परपेंडिकुलर की, वही वैल्यू बेस की बन जाती है ऑलवेज। तो ये देखो ये उधर जाएगा उठ के, तो cb की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 मीटर, खत्म। समझो ध्यान से, ये फर्स्ट इक्वेशन आपने नाम देना है, दोबारा समझो, दोबारा कहने का मतलब है जो ये 20 है ना, तो ये भी तो 20 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि tan 45 तो 1 होता है, तो ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे। आया समझ, मतलब जितनी हाइट इसकी उतनी ही इसकी। ठीक है, 45 वाला क्वेश्चन आएगा तो समझ लो बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, आसान क्वेश्चन आ गया। चलो अब हो गया वाला, चलो अब कौन सा ट्रायंगल उठाना है सर, बड़े वाला। तो इन ट्रायंगल, बड़े वाला दिख रहा होगा सबको, ये देखो ए बी सी, बीच वाला भूल जाना है, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी कौन सा लगेगा सर, tan ही लगता है, आपने बताया था, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा, tan कितना दिया हुआ है, tan 60 डिग्री दिया हुआ है सर, पक्की बात है, हाँ जी। p कितना है, p है ad प्लस डी, सर पहले ऐसे लिखें ad प्लस डी, हाँ जी, पहले नहीं, इससे भी पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इससे भी पहले आपको लिखना पड़ेगा ab, क्या है ab अपॉन क्या है पूरा cb, क्या है cb, tan 60, ab को आप क्या लिखोगे, ab को लिखोगे कि ab तो सर ad प्लस, अगर मैं ad को जोड़ूं और db को जोड़ूं तो आएगा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब cb को क्या लिखेंगे, cb को तो cb लिखेंगे। अब सुनो, tan 60 की वैल्यू सबको पता है √3। अब ad मैंने क्या माना था x, तो इसको ले लो x, और db कितना है ध्यान से देखो 20, और cb कितना है, cb देखो यहां पे लिखना है यूजिंग, यहां पे जरूर लिखना है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हो आप, ये सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है यहाँ पे आपका। ये देखो cb 20 आ गया, तो यहाँ पे cb कितना आ जाएगा 20, क्यों यार ये सब्स्टिट्यूशन ही तो हो गया ना, देखो ये वैल्यू यहीं तो डालोगे तुम, समझ रहे हो। ये वही तो देखो दूसरे ट्रायंगल को सोल्व करते करते पहले की जरूरत पड़ेगी हमें कि भाई पहले से क्या निकला था, पहले से निकला था, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये देखो इक्वेशन ही तो है, ये एक किस्म की इक्वेशन ही तो है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, cb लिख दूं, ये देखो देखो दोबारा देखो, अगर मैं इस पे यहाँ पे ऐसे लिख दूं x प्लस 20 अपॉन cb, अब क्या करोगे सर, फंस गया अब तो ये कितनी इक्वेशन आ गई, पहली और दूसरी। अब मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो cb की यहाँ से वैल्यू डल जाएगी। मैंने बताया था ना, दो इक्वेशन बनेगी और पहले की वैल्यू दूसरे में या तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी या एलिमिनेट हो जाएगी। x प्लस 20 अपॉन cb क्या आएगा, cb आ जाएगा हमारे पास 20। एलिमिनेशन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, इसके चांसेस ज्यादा है, तो आगे cb 20, ये इधर हो गया। तो अब क्या करेंगे सर, अब देखो आगे, यहाँ देखो ये 20 उठ के इधर जाएगा तो कितना आ गया 20√3, इधर क्या बचा x प्लस 20, हमें तो सिर्फ x से मतलब है, हमें तो x निकाल लो, x कैसे निकलेगा 20√3 माइनस 20 आ गया। अब x कैसे निकलेगा, दोनों में से क्या कॉमन आ गया 20, ये क्या बचा √3, क्या बचा √3, और ये क्या बचा माइनस का 1, खत्म क्वेश्चन। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, खत्म। क्लियर है, दोबारा समझते हैं। ये देखो पहले छोटा ट्रायंगल उठाया, उठा लिया, फिर बड़ा ट्रायंगल उठाया, उठा लिया, दोनों को सोल्व करते गए, पहले की जरूरत सेकंड में पड़ी, आंसर आ गया, खत्म। इतना आसान है, दो इक्वेशन बनेगी, पहले में वैल्यू डल जाएगी, मैक्सिमम केसेस में tan आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर करते हैं 8th, क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही कंफ्यूज कर सकता है आपको, क्योंकि सोल्व करना जिसको मतलब सोल्व करने में तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। अब सोचो, अब यहीं से समझ आ गया कि भाई स्टैच्यू होगा, उसके ऊपर पेडेस्टल खड़ा है कोई, है ना। तो पहले क्या बनाएंगे स्टैच्यू, और लिख लिया करो हमेशा, हमेशा इसको लिख लिया करो, क्योंकि जब जब नहीं लिखोगे तब तब दिक्कत आएगी। कितने मीटर टॉल, अब स्टैच्यू की हाइट बता रखी है, जैसे मैंने कहा कि भाई सॉरी, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, तो ये पेडेस्टल हो गया, यहाँ पे पेडेस्टल लिख लो कि ये पेडेस्टल है जी हमारा, ये वाला पेडेस्टल है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो ये स्टैच्यू खड़ा है, ये 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है, तो यहाँ पे साइड में स्टैच्यू भी लिख लो, ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे बल्कि ज्यादा ही मिलेंगे इस चीज के, ठीक। तो अब यहाँ पे वो स्टैच्यू खड़ा है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब वो कहता है मेरे को, कहता है सर अब एक चीज बताओ, अब मेरे को एक चीज बताओ,
आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मैं तो पहले ट्रायंगल बना लेता हूं क्योंकि मुझे पता है ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू का टॉप कौन सा है? 60 डिग्री है। स्टैच्यू का टॉप देखना कौन सा है, तो ये स्टैच्यू खड़ा है। अगर लो मैं तुम्हें इसकी मदद से समझाता हूं, ये देखो ये है स्टैच्यू, ये स्टैच्यू है यहां से 1.6 मीटर टॉल, दिख गया? तो देखो क्या कहता है, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, चाहे उधर बनाओ चाहे इधर बनाओ बात सेम है। द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। मतलब इस बंदे ने जब टॉप देखा, स्टैच्यू का टॉप कौन सा है? ये वाला। ये नहीं है टॉप, ये तो पेडेस्टल का टॉप है। ये स्टैच्यू का टॉप कौन सा होगा? ये वाला। तो एंगल कितना बनाया? 60 डिग्री। मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा आ रहा है? 60 डिग्री। फिर एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी जगह पे खड़ा होके, पहले उसने ऐसे देखा पेडेस्टल का टॉप भाई 60 डिग्री है, डन। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। अब टॉप ऑफ अ पेडेस्टल देखे तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है कि पेडेस्टल का टॉप क्या होगा? कुछ नहीं है, जो स्टैच्यू का एंड होगा वो पेडेस्टल का टॉप होगा। मतलब तुमने पहले ऐसे देखा, फिर थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ना गर्दन। क्यों सर नीचे क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आप पेडेस्टल का टॉप कहां है? पेडेस्टल का टॉप तो ये रहा ना, जो स्टैच्यू का एंड है वही पेडेस्टल का टॉप है। तो आपने यहां से जब देखा ये पेडेस्टल का एंड, तो वो कितने डिग्री है? वो बना रहा है 45 डिग्री। देखो सेम क्वेश्चन बन गया, सिर्फ उसमें ये दे रखा था, ये पूछा था। अब इसमें क्या कर दिया, इसमें ये दे दिया और ये पूछ लिया। सिर्फ इतना सा फर्क है। पक्का पेडेस्टल की हाइट पूछ रहा होगा, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी x, इसका नाम दो a, b, यहां 90 बनाना मत भूलना, c, और इसका नाम दो d। डन है? नाउ अब करना कैसे शुरू है, देखो जरा। लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट क्या मान लो? पेडेस्टल की हाइट क्या मान लो? x। ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चों को मजा आता है एडी लेने में, सी बी लेने, डी बी लेने में, कि मैं डी बी निकाल दूं, ए बी निकाल दूं। वो भी ठीक है, वो भी सही है, पर एक्स वाई लेके थोड़ा सा इजी हो जाता है, और इजी हो जाता है। ठीक है, चलो अब ट्रायंगल देख लो भाई कौन सा है। छोटा उठाते हैं पहले या बड़ा? छोटा। हमेशा छोटा ट्रायंगल पहले उठाओ। इन ट्रायंगल डी बी सी, मैंने देखो 45 क्या रखा, मजा आ जाएगा आपको इस चीज में। इन ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर देखना भाई साहब, 45 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर देखना कौन सा? x। क्या है? x। बेस देखना क्या है? बेस 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 है cb। क्या है? cb। आ गया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x अपॉन cb मैंने क्या, तो cb कितना आ गया आपका? यहाँ से cb आ गया आपका x। तो इसको लिख लो फर्स्ट इक्वेशन। सर कुछ निकला तो है नहीं, अभी निकलेगा भाई, थोड़ा सा सब्र रखो। ठीक है, चलो। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? बड़े वाला दिख रहा होगा, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा एंगल है बड़े वाले में? दिख रहा है सबको? ये देखो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था 60। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर? परपेंडिकुलर है पूरा ए बी। कितना है? ए बी। आ गया। बेस कितना है सर? सी बी। ठीक, अब सुनो, अब tan 60 दोबारा लिखते हैं। परपेंडिकुलर ए बी का मतलब एडी प्लस डीबी, ऐसे भी लिखना है आपको। ठीक है। सीबी कितना है? सीबी तो सीबी है सर। नाउ अब आपको जरूरत पड़ी किसकी जरूरत पड़ी? सीबी की। तो सीबी कहां से आएगा? फर्स्ट से। तो फ्रॉम फर्स्ट यहां पे लिख देना है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हो, तो tan 60 होता है √3 एडी प्लस डीबी। एडी कितना है जल्दी देखो, एडी 1.6। सीबी कितना है? सीबी क्या माना था? डीबी कितना माना था? x अपॉन सीबी कितना है? x। आ गया। अब क्या करना है, ये उधर ले जाओ, √3 x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। x वाले एक साइड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, अब क्या करें भाई? सिंपल सोचो ना, x किसके साथ है? इसके साथ। x वाले एक साइड, सिंपल वाले एक साइड। ये इधर ले जाओ, √3 x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। अब x कॉमन लिया तो क्या बचा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, तो अब क्या आ गया? x इज इक्वल टू, देखो 1.6 है, इसके नीचे क्या जाएगा? 1.6 के नीचे जाएगा √3 माइनस 1। सर अब करना क्या है? अब इसमें करेंगे क्या? यहीं पे छोड़ दे क्वेश्चन को भाई। देख नीचे रूट बन रहा है, और मैंने बार बार बता रखा है कि अगर नीचे रूट बनेगा तो आपको रैशनलाइजेशन करनी, यही के 1 नंबर काट लेगा आपका, जो चेक करने वाला होगा ना बंदा, आपका टीचर 1 नंबर काटेगा इससे, अगर आप रैशनलाइजेशन नहीं करके आओगे। तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आ गया। तो देखो अब ध्यान से नीचे, अच्छा चलो रैशनलाइजेशन का एक थोड़ा सा छोटा सा एक ट्रिक समझ लो। दुनिया की कोई भी रैशनलाइजेशन हो, जैसे प्लस माइनस में हमेशा नीचे क्या बनेगा? a² माइनस b², ऑलवेज, उसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। क्यों सर? क्योंकि इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस प्लस वाले ही तो आते हैं हमेशा। ठीक है, तो देखो 1.6 ये बना √3 प्लस 1। ठीक है, अब इधर देखो क्या बनेगा? a² a प्लस b a माइनस b, a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है?
3 माइनस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बिना देखे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया करो। 3 माइनस 1 होता है 2, कितना होता है 2, तो यहाँ पे आ गया 1.6 अपॉन √3 + 1 अपॉन 2, और 2 से ये कट गया, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल के आया किस 1.6 कितने कटेगा 0.8 पे, और ये आ गया √3 + 1। बस यहीं तक छोड़ के आना है, बस खत्म। अब कई मोटे दिमाग के बच्चे √3 की वैल्यू भी डाल देंगे इसमें, वो नहीं डालनी जब तक आपको यहाँ लिख के नहीं देगा ना वो यूज √3 = 1.732, तब तक नहीं डालनी वैल्यू। समझ आ गया? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलो बहुत इजी था, देखो वही एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, पहले की वैल्यू दूसरे में लगा दी, एक्स वाई लेके करा करो तो बहुत ही आसान पड़ेगा, फिर तो लगेगा आपको कुछ कर ही नहीं रही, बहुत ही इजी है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। क्या मतलब है? दो चीजें आमने सामने होगी, तुम खुद सोचो, वो उस कोने से देख रहा है मेरी हाइट को, मैं इस कोने से देख रहा हूं उसकी हाइट को, तो कॉमन सेंस है दोनों आमने सामने होगा। निकालना क्या है? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलो पहले टावर बना लेते हैं, जो चीज दे रखी है पहले वही बना लो। 50 मीटर का हमारा है टावर, यहां पे लिख लिया करो साइड में कि आपके पास टावर है, ताकि आपके याद रहे, ठीक है। अब सामने कोई बिल्डिंग होगी, सोच के देखो ना, वो कह रहा है कि मैंने यहां के कोने से देखा इसके ऊपर और यहां से कोने के देखा इसके ऊपर। सर आप इसको छोटा क्यों बना रहे हो? आपने ये 50 मीटर बनाया, क्या पता उससे भी बड़ा हो। नहीं हो सकता। क्यों? रीजन है, सुनो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार दोबारा। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर से जब उसके ऊपर देखा तो कितना एंगल बना? 30 डिग्री। डन। चलो एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के ऊपर से उसको देखा तो 60 डिग्री बना। सोचो क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं, सोचो एंगल छोटा बड़ा कब होगा? मैंने कहा ये टॉप ऑफ द, मैं यहां पे खड़ा हो गया, सॉरी मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मैंने टावर का टॉप देखा, मैंने कहा ऐसे है 60 डिग्री, ठीक है, वो कह रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब वो मैं इधर था ना, अब मैं इधर आ गया, सॉरी अब मैं इधर आ गया, अब वो कह रहा है जो यहां से एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो खुद सोचो 60 डिग्री अगर ऐसा होगा तो 30 तो थोड़ा उससे नीचे होगा ना। समझ आया? कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इसमें पूरी सीधी भी बना देते हैं कि हमें क्या पता क्या होगा, लेकिन हमें तो पता लग रहा है भाई, हमें तो पता चल रहा है। कैसे? ये देखना, दोबारा देख, दोबारा क्वेश्चन पढ़, खुद सोच के देख यार, तो खुद सोच। जैसे मान ले टावर है, देखो उसने क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सी है, यहां पे बी लिख ले छोटा सा, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर से देखा उसने तो कितना एंगल बना? 30 डिग्री। कितना बना? 30 डिग्री। तो खुद सोच के देख, मैंने यहाँ पे छोटा क्यों बनाया है, इसको क्यों बनाया छोटा? क्योंकि उसने क्या कहा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो फुट ऑफ द बिल्डिंग के फुट से जब उसने टॉप ऑफ द टावर देखा तो 60 डिग्री बना। तो खुद सोच के देखना, अगर मेरे को इसको देखने के लिए 60 डिग्री पे इतनी गर्दन उठानी पड़ रही है, ठीक, और इधर से मेरे को 30 डिग्री ही उठानी पड़ रही है, तो इसकी हाइट से छोटी तो होगी। खुद सोचो ना, अगर 60 डिग्री के लिए मैं इतनी गर्दन उठा रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं मैं 60 डिग्री को, डन, ठीक है, 60 डिग्री को मैं ऐसे देख रहा हूं, और 30 डिग्री को मैं अब 60 डिग्री को तो मैं मतलब ऊंचाई देखूंगा तो वो ऊंची होगी, अब थोड़ा सा नीचे करा तो वो नीचे, तभी तो 30 डिग्री बनेगा मेरा, एंगल छोटा हुआ इसका मतलब हाइट भी तो छोटी होगी उसकी। समझ आया? तो इस करके मैंने छोटा बनाया इसको, ठीक है। कहीं बराबर बना लेते हैं, बराबर नहीं बनाना, छोटा बनाना, क्योंकि तुम्हें एंगल से ही पता लगेगा कि 30 डिग्री इधर देख रहा है तो छोटा बनेगा, अब ये 60 डिग्री देख रहा है तो ये वाली बड़ी ही बनेगी। बेशक पहले 2 बार बना लिया करो, एक बार इसको छोटा और एक बार इसको छोटा, फिर अपना डायग्राम सेलेक्ट कर लिया करो कि ये वाला छोटा है और ये वाला सही है और ये वाला गलत है, ठीक है। चलो कहने का, इन ट्रायंगल कोई सा भी उठा लो जो आपको मन करे, मैं उठाता हूं पहले ACB, क्योंकि उसमें एक चीज गिवन है, ABC उठा लेता हूं, ABC, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा है कितना, tan हमारे पास 30, उस ट्रायंगल में देखो ना, देखो अब कई बच्चे 30 इस ट्रायंगल में लेंगे, भाई इस ट्रायंगल में नहीं है 30 इस ट्रायंगल में है, देखो कई बच्चे यहां भी गलती कर देंगे, ध्यान से देखो, यहां पे गलती करने का मतलब नहीं बनता वैसे, लेकिन बच्चे कहीं यहां भी गलती कर देते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें 30 है, आया, मैंने ये वाला ट्रायंगल उठाया तो इसमें कितना है 60, आ गया समझ। तो tan मेरे को क्या लेना पड़ेगा 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होएगा, मेरा परपेंडिकुलर क्या है AB कितना होएगा 50 मीटर, आ गया। बेस कितना होएगा CB, कितना होएगा CB, पहले एक स्टेप लिख लिया करो, tan 60 है ना, तो tan 60 इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर, बेस कितना है आपका, बेस है आपका BC, तो AB आपको कितना गिवन है 50, कितना गिवन है
50 और BC आपको कितना गिवन है, BC तो गिवन ही नहीं है, तो BC CB कुछ भी लिख सकते हो। आ गया समझ। अब क्या हो गया, tan 60 होता है √3 आ गया, और ये होता है 50 और ये आ गया BC या CB कुछ भी कह लो। इसको इधर ले जाओ, BC को उधर लेके, तो ये क्या बन गया 50/√3। अभी फिलहाल यहीं पे छोड़ दो इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसी जरूरत होगी वैसे कर लेंगे। चलो अब ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल DCB। कौन सा उठाते हैं, DCB, दिख रहा है DCB। चलो DCB, हाँ अब आएगा हमारे पास tan 30, कितना आएगा tan 30। तो tan 30 किसके बराबर होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबको पता है कि इस 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब DC, और बेस कौन सा होगा, CB। कौन सा होगा, CB, BC कुछ भी बोल सकते हो। डन है। अगर आपको CB नहीं लेना था तो इस ट्रायंगल आपको निकालना क्या है, आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है ना DC, तो इसको x भी ले सकते हो। लेट DCB x लेके करोगे और आसान पड़ेगा, 1/√3। DC कितना है, DC है x। डन। CB कितना है, CB तो है ही नहीं सर, CB तो हमारे पास है ही नहीं भाई। इधर देखो ध्यान से, आ गया ना काम। फर्स्ट इक्वेशन काम आती है हमेशा सेकंड के, हमेशा याद रखना। तो फ्रॉम यूजिंग, यहाँ पे लिख लोगे यूजिंग, हमेशा लिखना है पेपर में यूजिंग फर्स्ट, वरना वो कहेगा डाला कहाँ से भाई तूने वैल्यू, ठीक। अब सुनो, CB को इधर ले जाओ, CB/√3 = x, और हमने निकालना भी x है। तो CB की वैल्यू क्या है, CB की वैल्यू है 50/√3 और √3 के नीचे क्या है 1। तो मतलब क्या हो गया, ये हो गया 50/√3 × 1/√3। कितना आ गया, 1/√3। तो ये आ गया मेरा 50/3। ये क्या आ गया, मेरी x की वैल्यू। खत्म क्वेश्चन। इस वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th, और बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, इसके थर्ड पार्ट में, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट में। और जिस बच्चे ने बेसिक्स नहीं देखे हैं वो एक बार देख लेना, सारे में काम आएंगे उसके, ठीक है। अब देखो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब एक रोड होगी बीच में, है ना, और दो पोल्स खड़े हैं। कितने पोल्स खड़े हैं, दो पोल्स। तो ये दो पोल्स बना दिए भाई साहब, ये दो पोल्स खड़े हैं आपके, ठीक है। अब वो कह रहा है दोनों इक्वल हाइट के हैं, ठीक है। तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। विच इज 80 मीटर वाइड, और जो रोड है वो कितने मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड। 80 मीटर चौड़ी रोड है, एक इधर पोल खड़ा है और एक इधर पोल खड़ा है, दोनों सेम हाइट के। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30 डिग्री respectively। क्या मतलब है कि यहाँ पे एक पॉइंट है रोड के बीच में, ठीक है, मिड पॉइंट नहीं है। From the point between them on the road, from a point between them on the road, रोड पे कोई भी पॉइंट है। उसने ये नहीं कहा मिड पॉइंट है, कभी सोचो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आगे मतलब मिड पॉइंट नहीं होगा, वो कॉमन सेंस है, मतलब यहां से ले लो आप, ठीक है। यहां से आपने इसको देखा, फिर यहां से आपने इसको देखा, दोनों पोल्स को देखा, तो एक जगह से एंगल बना आपका 60 डिग्री और एक जगह से एंगल बना आपका 30 डिग्री। कितने डिग्री बना, 30 डिग्री। अब बच्चे मेरे को पूछेंगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने कहा था कि भाई एंगल अलग अलग होंगे, है ना भाई। एक चीज सुन, और सर यहाँ तो क्या बोलते हैं, दोनों हाइटें सेम हैं, और अगर दोनों हाइटें सेम हैं तो सर एंगल तो सेम होने चाहिए थे क्योंकि हाइट दोनों की सेम है ना। यही क्वेश्चन उठ रहा होगा दिमाग में। तो मेरी बात ध्यान से समझ, यहाँ पे उसने कहा है मिड नहीं कहा उसने। अगर ये कह देता ना यहाँ पे मिड पॉइंट तो दोनों एंगल सेम होते, गारंटी है इस चीज की। लेकिन अगर उसने कह दिया फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब वो कहीं भी हो सकते हैं। तो खुद सोच, पोल है, ये भी पोल है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस टाइम में, देख अब जो इधर वाला पोल होगा तो मैं उसको ऐसे देखूंगा, अरे बड़ा ऊंचा लग रहा, क्योंकि मैं उसके पास खड़ा हूं, समझ। लेकिन जो दूर वाला पोल है, अब मैं खड़ा वहीं पे खड़ा हूं, मैं यहीं पे, अब मैं उस वाले पोल को देखूंगा तो उसको ऐसे नहीं देखूंगा, देख ऐसे, ये तो ये रहा, और ये ऐसे देखना पड़ रहा। आया कुछ समझ आ रहा है, ये मतलब है। हाँ अगर मिड पॉइंट कह देता, बीचों बीच खड़ा है, तो एंगल सेम बनता, बिल्कुल सेम, दोनों ही 30-30 होते हैं, ठीक है। तो वो बीच में नहीं खड़ा, वो कहीं भी खड़ा है रोड पे, क्या पता वो यहां खड़ा हो, क्या पता वो वहां खड़ा हो, हमें नहीं पता, ठीक। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों 40-40 है। कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे बैठे हुए कि सर ये 80 मीटर है तो 40-40 होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ये डी ले लो, ये ई ले लो। अब तुमने लिखना है लेट BC बी एक्स। BC को क्या मानना है, x। तो खुद सोचो CD कितना हो जाएगा, 80 - x। सोच के देखो ना। अरे यार कोई रास्ता 80 मीटर का है, मैंने कहा उसमें से 40 मीटर मैंने 30 मीटर मैंने ले लिया, तो कितना बचा, 50 ही तो बचा। कैसे पता लगा, 80 में से 30 माइनस करके। द हाइट्स ऑफ द, क्या चीज है, पोल है ना दोनों, ऑफ द पोल्स BY आ गया, उसको मैंने Y मान लिया। अब क्या करना है, बस वही सेम काम अपना। इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल उठाया, ABC, ठीक है। tan कौन सा है, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें देखना जरा, AB,
और बेस कितना है इसमें, 60 के सामने ए बी है ना, और बेस कितना है x, तो tan 60 √3 होता है, ए बी कितना है y, और ये कितना है x, तो y अपॉन x √3 के बराबर आ गया। अब इसको छेड़ना नहीं है, जैसा हमें वहां पे यूज होगा वैसे इसको मॉडिफाई कर लेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के क्वेश्चन काम किया करो, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल उठाते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल ECEDC, tan कितना है यहाँ पे 30 के सामने देखना जरा क्या दिख रही है आपको, y, क्या दिख रही है y, देखो ना 30 के सामने परपेंडिकुलर y, और बेस कितना है, बेस होगा 80 माइनस x, आ गया। अब tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू y अपॉन 80 माइनस x। अब 80 माइनस x उधर चला गया, और यहाँ क्या रह गया √3 रह गया, आ गया। चाहे ऐसे कर लो, चाहे तुम y की वैल्यू डाल दो, पहले कैसे मर्जी कर सकते हैं। अब देखते हैं हमें आसान कैसे, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुमने क्वेश्चन को ना इधर से जज करना, मतलब अभी निष्कर्ष में मत पहुंचा करो कि हमें y की जरूरत पड़ेगी या x की, यहाँ देखते हैं किसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे y की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं y को सीधा सीधा क्या डाल सकता हूँ √3x, ठीक है, y को सीधा सीधा क्या डाल सकता हूँ √3x। तो मैंने यहाँ पे क्या करा 1/√3, और y को इधर क्या डाल दिया, y को डाल दिया इधर मैंने √3x, क्या डाल दिया, ये क्या डाल दिया √3x अपॉन √3x डाला, और यहाँ क्या आ गया 80 माइनस x। अब क्या होगा सर, अब इसको इधर ले जाओ 80 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो इसको इधर ले जाओगे √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3, और ये क्या आ गया x। अब इसको उधर ले जाओ, क्या बन गया 4x, 3x प्लस x क्या बन गया 4x इज इक्वल टू 80 बन गया। तो यहाँ से x कितना आ गया मेरा 80/4, कितना आ गया 80/4, दैट इज 4 2 जा 8, 20 मीटर। मतलब मेरा जो x है, x कितना आ गया 20 मीटर। अभी मेरा y नहीं निकला, अभी सिर्फ मेरा क्या निकला है x, और y कैसे निकलेगा, y निकलेगा √3 इंटू x, √3 इंटू x, तो y क्या हो जाएगा √3, x की वैल्यू देख लो क्या है, x की वैल्यू आ रही है 20, तो आ जाएगा y आ जाएगा मेरा 20 √3, मतलब जो पोल की हाइट्स थी, द हाइट्स ऑफ द पोल इज 20 √3, ये भी 20 √3 का, ये भी 20 √3 का, √3 की वैल्यू डाल देंगे तो एग्जैक्ट पता लग जाएगा। अब आपने लिखना है कि BC आया मेरा 20 मीटर, कितने मीटर आया 20, क्योंकि x 20 आ गया था, आ गया। अब वो आपसे ये भी पूछ रहा है ना, ये देखो पूछा हुआ इसमें लास्ट में, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो BC आपने निकाल दिया, अब आपको CD भी निकालना पड़ेगा कि वो डिस्टेंस कितने पे था, तो वो 20 मीटर पे था, आ गया, समझ खुद देखो अब। और 80 माइनस x मतलब 80 माइनस 20, ये कितना हो गया 60 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10th। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक करेंगे उसमें। बाय बाय सबको, हर हर महादेव।